J into 1 and all. Today I am here with the 8th class SST Civics part, chapter number 5, our national goals. Now we are going to start its B part, democracy and citizen. What is democracy? We have discussed a lot about democracy. Means according to Abraham Lincoln, democracy is the government of the people, for the people, by the people. And we have discussed a lot about democracy. Means in democratic country people enjoy more rights than monarchy rule. मीन्स हम पहले भी डेमोक्रेसी के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं. अगर मैं बात करूँ अब्राहम लिंकन की, तो उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है. डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट होती है जो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल है. मतलब लोगों की है, लोगों के द्वारा है और लोगों का वर्क करने के लिए है. तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी कहलाती है. अगर हम मोनार्ची रूल की बात करें या हम पहले के रूल की बात करें, तो पहले के रूल पहले जो राजा है वो राज्य किया करते थे. अब अगर राजा वहाँ पर न्यायप्रिय है या राजा का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसकी जो व्यवस्था है वो ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों को उसमें न्याय मिलता था, इंसाफ मिलता था. लेकिन अगर राजा कहीं क्रूर है, वो न्यायप्रिय नहीं है या ठीक से वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे बड़ा नुकसान होता था, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता था. अब हम बात करें डेमोक्रेसी की. अगर मॉडर्न एज की मैं बात करूँ, तो मॉडर्न एज में बहुत सारी ऐसी कंट्री है, या यूँ कहें कि ज़्यादातर दुनिया में ऐसी कंट्री है जिन्होंने अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी को फॉलो कर रखा है. डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जनता खुद गवर्नमेंट को चुनती है. यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है जो चुनाव लड़ती है, और चुनाव लड़ने के बाद में जनता उनको वोटिंग के द्वारा चुनती है, और वोटिंग के बाद में फिर वो लोगों की भलाई के लिए काम करती है. इन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ चुन के आती हैं और जो सत्ता में आती है, इनका मेन काम ये होता है कि कहीं ना कहीं लोगों की भलाई करना या लोगों की जो नीड्स है उसको फुलफिल करना. इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो चुन के आती हैं, इनको हम सत्ताधारी पार्टी कहेंगे या रूल्ड पार्टी कहेंगे, या रूलिंग पार्टी कहेंगे, जो रूलिंग कर रही है, मतलब अभी शासन में है. और एक पार्टी होती है जो अपोजिशन में होती है. मीन्स ऐसी पार्टी जिन्होंने जीत हासिल करी लेकिन ज़्यादा मैंडेट नहीं मिला, तो मैंडेट न मिलने की वजह से वो अपोजिशन में है. अपोजिशन में रहते हुए जब रूलिंग पार्टी कुछ गलत काम करती है या कहीं ना कहीं जो लोगों की भलाई का काम नहीं करती है या करने में असमर्थ होती है, तो वहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है वो क्वेश्चन एंड आंसर अराइज करती है. इसके अलावा डेमोक्रेसी की एक अच्छी बात यह है कि डेमोक्रेसी में कोई भी जनता में से कोई भी व्यक्ति अपनी गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकता है. अगर मोनार्ची रूल हो तो वहाँ पर हम किसी किंग के आगे या किसी एम्परर के आगे डायरेक्टली क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली किसी गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि ये चीज़ें हम पूरी करेंगे, लेकिन आपने अभी तक के नहीं की, तो ये हम क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं. इसके अलावा हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं. यदि वो कुछ गलत काम कर रही है तो हम उस पर तंज भी कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं. द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म गवर्नमेंट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पर हम रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाती है. जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे भारत के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही है. हम एक व्यक्ति को चुन लेते हैं और उसको फिर जो है चुनने के बाद में हम उसको जो है वोटिंग वगैरह करते हैं, और वोटिंग के द्वारा फिर वो कहाँ जाता है, वो सत्ताधारी जो पार्टीज़ होती है, अगर वो जीतता है तो सत्ताधारी और जो रूलिंग पार्टीज़ है वहाँ पर वो होता है. इस तरीके से हम एक कैंडिडेट को और एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं. इसके अलावा हम बात करेंगे एडल्ट फ्रेंचाइज की. तो हमारे भारत के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है. अगर मैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करूं, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो होती है जिसके अंदर कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय, कास्ट, क्रीड या कलर या लैंग्वेज को बोलने वाला व्यक्ति बिगैर किसी भेदभाव के वोटिंग करता है या वोट देता है. उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो हमारे भारत के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ही है. अब हम बात करें वोटिंग और उसके इम्पोर्टेंस की, तो देखें भारत के अंदर 18 साल की एज को जिसने कंप्लीट कर लिया है वो वोट कर सकता है. तो वोटिंग के अंदर हमारा जो अधिकार है वो सेफ रहता है. हम किसी को भी वोट कर सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम वोट कर सकते हैं. ये वोटिंग हमारा गोपनीय होता है, और इसमें कोई हमसे ये नहीं कह सकता कि किस पॉलिटिकल पार्टी को हमें वोट करना है, यह हमारा पर्सनल व्यू है.
लेकिन ये फुलफिल तभी होगा, हमारी जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जो वोटिंग है, ये सही मायनों में वोटिंग या सही कैंडिडेट को हम तभी चुनेंगे, तभी चुन सकते हैं जब हमारी जो जनता है वो लिटरेट होगी। यदि अगर हमारी जनता लिटरेट नहीं है और कहीं ना कहीं उनको जो पॉलिटिकल पॉइंट्स है वो क्लियर नहीं है और अपनी सोशल स्थिति है, जो सोशल पॉइंट्स है वो क्लियर नहीं है, भारत की जो हमारे देश की जो इकोनॉमिकल स्थिति है वो क्लियर नहीं है, तो वोटिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं वो सही व्यक्ति को वोट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी का एक डिमेरिट्स ये भी है कि यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक अपना घोषणा पत्र बनाती है, उसमें वादे बड़े बड़े करती हैं, लेकिन ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम उस पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुने या उस व्यक्ति को चुने जिसमें हमें लगता है कि वो इस व्यू को ज़्यादा फुलफिल कर सकता है, मीन्स जो उसने घोषणा पत्र में बात की है उसको वो ज़्यादा मायनों में फुलफिल कर सकता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम लिटरेट होंगे। अब हम बात कर लेंगे फंडामेंटल राइट्स की। अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूँ तो डेमोक्रेसी के अंदर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड की जाती है। जैसे हमारे भारत के अंदर हमें 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड की गई, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ये जो हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स है ये हम हमारे प्रीवियस लेसन में या प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ये हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। यदि अगर हमारे को ये 6 फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेगी तो एक व्यक्ति का पूर्ण विकास या पूरी तरीके से उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड की, वहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कुछ हमें लगाई है, ये हमने प्रीवियस लेसन में देखा था हमारा, जैसे कि नेशनल एंथम में उसका सम्मान करना, और इसके अलावा जब नेशनल फ्लैग जब फहराया जाए तो उसका सम्मान करना, इसके अलावा वंदे मातरम, और इसके अलावा हमारे जो नेशनल सिम्बॉल्स हैं वो उसका सम्मान करना, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इसके अलावा देश की एकता अखंडता को बना के रखना और इसकी जो प्रभुसत्ता है उसको बना के रखना, ये भी कहीं ना कहीं हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल राइट्स है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होती है कहीं ना कहीं हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसलिए लगाई गई है ताकि हम यहाँ की एकता और अखंडता को बना के रखें, इसका नुकसान न करें। अब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। अगर मैं ह्यूमन राइट्स की बात करूँ तो ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होती है जो कहीं ना कहीं किसी एक पर्सनल व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, मतलब उसके पूरे व्यक्तित्व के निखार के लिए ज़रूरी होती है। पहले हमने देखा था कि पहले हमारे देश के अंदर वर्णा सिस्टम चलता था। उस वर्णा सिस्टम के अंदर कुछ जाति के लोग ऊपर की ओर होते थे और कुछ नीचे होते थे। जो निचले क्रम में होते थे कहीं ना कहीं उनका शोषण होता रहता था। तो ये स्थिति ना हो इसके लिए यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक ह्यूमन राइट कमीशन बनाया जो कि 10 दिसंबर 1948 को बनाया गया है। इसलिए हम 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के तौर पे मनाते हैं उसको। अब हम बात कर लेंगे जो ह्यूमन राइट्स है वो ह्यूमन राइट्स होती क्या है। देखिए मेनली ह्यूमन राइट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि एक इंसान को जो है बर्थ का मतलब जन्म लेने के बाद में उसको जीवन का अधिकार होना, जीवित रहने का अधिकार होना, ये उसका ह्यूमन राइट्स है। इसके अलावा उसका एग्जिस्टेंस का, उसका पूरा अस्तित्व जो है, उसको उसका अपना अस्तित्व या उसकी पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, ये भी उसका क्या है अधिकार है, ये भी ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आता है। इसके अलावा उसको अपनी सोशल कंडीशन को इम्प्रूव करना और जो एसेंशियल नीड्स है उसको पूरी फुलफिल करना और उसको पूरा कहीं ना कहीं उसको एक्वायर करना, ये भी ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अपनी डिमांड्स पूरी करना और प्राइमरी जो नीड्स है वो पूरी करना, सोशल जस्टिस होना, इकोनॉमिकली अपने आप को अपवर्ड करना, ये सभी ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो इसलिए बना है क्योंकि जो एक व्यक्ति है या जो एक पर्सनल व्यक्ति है उसकी ह्यूमन राइट्स को सेव किया जाए, उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हर व्यक्ति को, दुनिया के हर व्यक्ति को ह्यूमन राइट्स मिले। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो ह्यूमन राइट कमीशन बनाया है तो उसका जो उद्देश्य है वो वर्ल्ड लेवल पे है, ना कि एक कंट्री के लेवल पे। आगे हम बात करते हैं ह्यूमन राइट इन इट्स प्रोटेक्शन की। अगर मैं ह्यूमन राइट इन इसकी प्रोटेक्शन की बात करूँ तो लोगों को किस प्रकार से मालूम पड़ेगा कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हमें कौन कौन सी मिली है। तो इसके द्वारा
कुछ रैली करके या कुछ ह्यूमन चेन बना के लोगों को अवेयर किया गया, ताकि ह्यूमन राइट्स के बारे में उनको बताया गया। ये यूनाइटेड नेशन द्वारा किया गया है और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भी कहा है कि आप इस तरीके से लोगों को अवगत कराएंगे कि इनके ह्यूमन राइट्स क्या क्या हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने हर कंट्री से बोला है कि आपके देश में ह्यूमन राइट कमीशन होगा। आगे हम बात करें रेडियो, टेलीविज़न और वीडियो फिल्म के माध्यम से लोगों को बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स वगैरह क्या है। इसके अलावा न्यूज़पेपर स्लोगन के माध्यम से या सेमिनार और मीटिंग करके बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स क्या है। अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि नेशनल लेवल के ऊपर ह्यूमन राइट कमीशन होना चाहिए। ये कमीशन इसलिए होता है कि यदि अगर आपकी कोई ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है, आपके साथ में न्याय नहीं हो रहा है, जस्टिस नहीं हो रहा है या आपके साथ भेदभाव की भावना हो रही है, तो डायरेक्टली आप जाके ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के ह्यूमन राइट कमीशन की। ह्यूमन राइट कमीशन हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी सेटअप किया गया है। ये 6 जनवरी 1992 के अंदर सेटअप किया गया। इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो ह्यूमन राइट्स है उसका प्रोटेक्शन करना। ह्यूमन राइट कमीशन वॉज फॉर्म्ड विच वाज इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी। हमारे देश के अंदर नेशनल लेवल पे और हमारे मध्य प्रदेश में भी जो ह्यूमन राइट कमीशन है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और इंडिपेंडेंट बॉडी है, मीन्स गवर्नमेंट से अलग है, गवर्नमेंट से हटके है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो ह्यूमन राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना और जो लोग हैं उनको अवगत कराना कि उनकी कौन कौन सी ह्यूमन राइट्स है। हमारे जो मध्य प्रदेश के ह्यूमन राइट कमीशन है, इसका जो सेंटर है वो भोपाल के अंदर स्थित है। आपको अगर आपका कोई भी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है या वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जा सकते हैं और कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें कंप्लेंट करने के लिए एक नॉर्मल पेपर के ऊपर आप अपनी जो बातें हैं वो लिखेंगे। इसमें कोई स्टाम्प की ज़रूरत नहीं होती है और कोई इसके अंदर फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको कहीं से फॉर्मेट निकालना है, नेट से डाउनलोड करना और उसके बाद में उसको लिखित में देना है या स्टाम्प पे लिख के देना है, बल्कि एक नॉर्मल पेपर पे जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं उस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी की। अगर मैं सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी की बात करूँ तो देखिए डेमोक्रेसी जब भी सक्सेस होगी जब लिटरेट सिटीजन होंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब तक के सिटीजन लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तब तक तो उन्हें पता नहीं होगा कि डेमोक्रेसी के अंदर कौन सा कैंडिडेट है जो हमारा भला कर सकता है और कौन सा कैंडिडेट है जो कहीं ना कहीं हमें उससे नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसमें लिटरेट होना जरूरी है, सोशली पॉलिटिकली पूरी तरीके से हमें अवगत होना जरूरी है, पॉलिटिकल नॉलेज भी होना हमें जरूरी है, तभी जो है हम अच्छी सरकार को चुनेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल अवेयरनेस हमारे अंदर होना चाहिए। अगर मैं पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात करूं तो देखें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुई वो अपना जो घोषणा पत्र है वो तो बड़ा बड़ा निकालती है, लेकिन कहीं हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट, कभी कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी के अलावा जो पर्सनल कैंडिडेट होता है वो पर्सनल कैंडिडेट भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर हमारे वार्ड के पार्षद की बात करें तो कहीं ना कहीं उसका जो पर्सनल कैरेक्टर ऐसा होता है कि वो हेल्पफुल कैरेक्टर होता है। तो हमें एक पॉलिटिकल अवेयरनेस भी होना चाहिए कि कौन सी पार्टी ने कब कब हमें कितना फ़ायदा दिया, कितना नुकसान दिया। तो इस तरीके से जब हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस होगी तब हम सही कैंडिडेट को चुनेंगे। इसके अलावा लिबर्टी ऑफ प्रेस, जो प्रेस है उसमें भी एक लिबर्टी होना चाहिए, वो गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं जुड़ी भी नहीं होना चाहिए। प्रेस की लिबर्टी जब होगी तो कहीं ना कहीं प्रेस या जो न्यूज़ चैनल है या न्यूज़पेपर से वहाँ पर भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा उनकी गलतियों के ऊपर, तो गवर्नमेंट को भी पता पड़ेगा कि हमें कहाँ कहाँ अपनी गलतियाँ सुधारना, और इससे लोगों को भी मालूम होगा, लोग भी अवगत होंगे कि कहाँ पर गवर्नमेंट की गलतियाँ और कहाँ जो है इसे हमें क्रिटिसाइज़ करना और क्या क्या जो है गलतियाँ रही जिसकी वजह से आइंदा हमें वोटिंग कहाँ पर करना है। फिर इसके अलावा सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इज मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए हमें सोशली और इकोनॉमिकली इक्वालिटी भी होना चाहिए। यदि अगर सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो हमारी डेमोक्रेसी है वो सक्सेस की ओर नहीं जाएगी। मीन्स ये कहना चाहिए कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी हमारी डेमोक्रेसी के सक्सेस का स्टेमिना है। जब तक कि ये नहीं होगा तब तक के हमारे डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं होगी। द डिवीजन बिटवीन रिच एंड पुअर क्रिटिकली डैमेजेस डेमोक्रेसी, जो गरीब और अमीर के बीच में जो डिफरेंस है वो भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाता है। हेंस देयर शुड बी सोसाइटी वेयर द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच इज लेस। तो ऐसी सोसाइटी होना चाहिए जहाँ पर गरीब और अमीर के बीच का जो डिफरेंस है वो लेस हो।
एंड इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी इज निग्लिजिबल। तो और इसके अलावा जो इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी है वो कम हो सके। द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट एंड ब्लड आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स फॉर डेमोक्रेसी। इसके अलावा हमें जो कभी कभी फर्क होता है कास्ट का, जाति का या ब्लड का, कि हमारे रिलेटिव्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। या एक जब हम पॉलिटिकल हमारे लीडर्स को चुने तो हमें कास्ट के आधार पे नहीं, या ब्लड के आधार पे नहीं, या रिलीजन के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे नहीं, बल्कि काम के आधार पे उसको चुनना चाहिए। जब भी हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होगी। तो आज यहाँ पर मैंने आपका लेसन नंबर 5 जो कि सिविक्स का पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। कल हम इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको लेसन नंबर 5 कंप्लीट करना है। इसका होमवर्क वगैरह मैं आपको दे चुका हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको और बता दूँगा। ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करना, यही आपका होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।